हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, हाई कोर्ट से इनके पक्ष में आदेश हो जाता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, नौजवानों को नौकरी ना मिले, नौजवान उत्तर प्रदेश का बेरोजगार रहे, भूखमरी के कगार पे रहे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहे, दर दर भटकता रहे, उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के रिट को खारिज कर दिया जाता है। फिर भी इनको 2249 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? कौन सी कारण, कौन सी बात रही कि सरकार आज तक उन नौजवानों का समायोजन नहीं कर सकी? वो नौजवान लगातार कई सालों से धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। न्यायालय में है, हमारी जो 6800 की लिस्ट भी आई थी उसको भी न्यायालय के अंतर्गत चैलेंज किया गया और उस 6800 की लिस्ट को न्यायालय द्वारा क्वैश किया गया है। अब न्यायालय ने हमको रिवाइज करने के लिए पूरी लिस्ट को, पूरी भर्ती प्रक्रिया की सूची को रिवाइज करने के लिए न्यायालय के निर्देश हुए थे, लेकिन उसके पालन के लिए भी सभी लोग न्यायालय में गए हुए हैं, कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है। और जब तक तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप नौजवान हैं, आज बेरोजगारी का किस तरह से आलम है, किसी तरह से नौजवान परीक्षा पास करता है और पास करके किसी तरह से अगर वो भर्ती में शामिल होता है। 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया थी, इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को कोर्ट में लेकर के गया और संविधान में जो हम सबको आरक्षण मिला हुआ है उस पे कुठाराघात कर रही है सरकार। मान्यवर ओपी शुक्ला की सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लखनऊ बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि 3 माह के अंदर पूरी लिस्ट फिर से बनाई जाए। हाई कोर्ट ने ये भी माना था कि इस आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ है। कि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियम 56 के अंतर्गत हमें बोलने का अवसर दिया। महोदय, वर्ष 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। उक्त शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। उक्त आरक्षण अधिनियम के अनुसार लगभग संग्राम सिंह जी, एक मिनट, एक सेकंड। मैंने वो जो नियम 300 और 56 याचिका बाद में लेने का इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग नीचे भोजन कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं मैं आ जाऊं, इसी के कारण मैं, मतलब अभी मेरे पास सूचना है कि पहले ले लीजिए, तो मैंने इसीलिए, ताकि जो सदस्य मौजूद हैं वो आ जाएंगे। माने प्लीज आप बोलिए, प्लीज आप अपनी बात चालू रखिए। मैं बोलूं? हाँ जी। उक्त आरक्षण अधिनियम के अनुसार लगभग 15,967 पद अन्य पिछड़े वर्ग का एवं लगभग 3,000 पद अनुसूचित जाति का कम भरा गया। भारत सरकार के पिछड़े वर्ग आयोग ने यह माना कि उक्त भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं किया गया। प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण में विसंगति मानकर आरक्षण को सही करने के लिए 68,000 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त सूची 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त सूची 5 जनवरी 2022 को निकाला, परंतु सूची बिना अनियमित चयनित समान वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन को निरस्त के ही निकाल दिया गया, जिसके कारण अभी तक उक्त 6800 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी। उक्त आरक्षण घोटाले के कारण पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इस लोक मत के तत्कालिक एवं अमली प्रश्न पर सदन में चर्चा की मांग करता हूं। मानवर, मैं शुरू से ही इस बात पर जोर देता आया हूं और मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी उसी दिन एक बयान दिए थे कि कोई भर्ती हाई कोर्ट में लंबित नहीं है। मानवर, बार बार सरकार जो है न्यायालयों का बहाना लेकर के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम करती है। उसी उस प्रकरण में जब ये शिक्षक भर्ती का मामला आया था मानवर, और लगभग 3 वर्ष से ज्यादा हो गया मानवर, और जब इसकी अनियमितता को लेकर के लोग भारत सरकार का, जो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, मानवर ने उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि हाँ,
उत्तर प्रदेश में जो ये शिक्षक भर्ती हुई है, उस भर्ती में पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। मानव इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी माना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी माना कि नहीं वो भर्ती ठीक नहीं है, और जो हमारा कटाव सूची थी मानवर उस समय की कटाव सूची को भी देखने का काम किया। लेकिन मानवर वो छात्र आज तक भटक रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ, कभी संयोग से उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उसी वर्ग से आते हैं, लगातार वो चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं और लगातार न जाने कितने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब तक मानवर इस भर्ती में जो सामान्य वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया है, जब तक उनको बिना निकाले हम उनको भी चाहते रखा जाए, रखने मानवर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ा दे मानवर। लेकिन मानवर सरकार लगातार हमेशा टालने का काम कर रही है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी, आप नौजवान हैं, आज बेरोजगारी का किस तरह से आलम है, किसी तरह से नौजवान परीक्षा पास करता है और पास करके किसी तरह से अगर वो भर्ती में शामिल होता है, तो आज सरकार की गलती के कारण, चुनाव के समय सरकार की गलती के कारण आप उसको दर दर की ठोकरें खाने पर छोड़ दे रहे मानव। और चुनाव के समय मानवर सरकार ने इस बात को माना था। मैं मानवर आपसे अनुरोध करता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, अब ज्यादा आप 3 साल से ज्यादा हो गया, अब आप किसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? और जब भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को मान लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात को मान लिया, और आपने खुद इसी सदन में बयान दिया और आपने कहा कि न्यायालय में, और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इस तरह से आप विरोधाभास, मैंने तो मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था, दिखाया भी था कि 15 जुलाई को आपने खुद बोला है कि कोई भर्ती हाईकोर्ट में, आज तो ज्यादा से ज्यादा भर्तियों को आप हाईकोर्ट में आपका पड़ी हुई है, और आपकी लचर पैरवी के कारण, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपकी लचर पैरवी के कारण पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कम से कम आप उनके हितों को ध्यान में रखते हुए मानवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं मानवर कि इस गंभीर विषय पर मानवर आप चर्चा करा दें और कोई दिशा निर्देश आप जारी कर दें मानवर, कि जब इस तरह की दिक्कतें हैं लोगों के सामने, तो सरकार आखिर इतना समय क्यों लगा रही है? तो मानवर मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। और दूसरे हमारे सदस्य जी बोले, संदीप जी हैं, पूजा सरोज जी हैं, सब एक मिनट का समय दे देंगे, लोग अपनी बात चलिए। संदीप जी बोल रहे हैं, सरोज जी को एक बोले। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पे जिस पे हमारे साथी आदरणीय डॉक्टर संग्राम जी ने नियम 56 पे अपना वक्तव्य रखा, उसमें मैं कोई नई बात कहने आपके बीच में नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं वही बात आपसे कहने जा रहा हूं जो चुनाव के पहले आपने कहा था। आपने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना, और इस रिपोर्ट को मानने के बाद आपने पूरे चुनावी मंचों से जाकर के कहा कि सरकार बनने के बाद हम इन नौजवानों का, इन शिक्षकों का जो है समायोजन कर लेंगे। इतना ही नहीं, आपने उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया। आपने 5 जनवरी को आपने 6800 शिक्षकों के लिए आपने नियुक्ति पत्र भी जारी किया, सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया। इतने पर नहीं रुके, आपको जब अपने ऊपर आयोग पर विश्वास नहीं हुआ, तो सरकार ने राजस्व परिषद के चेयरमैन के साथ 5 सदस्यीय समिति बनाई और उसके भी आपने जांच कराई। उस जांच रिपोर्ट में भी पाया गया कि आरक्षण में अनियमितता पाई गई है, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी बात रही कि सरकार आज तक उन नौजवानों का समायोजन नहीं कर सकी। वो नौजवान लगातार कई सालों से
धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई बार उनको थानों में बंद किया गया, लेकिन आज तक उनको मौका नहीं मिल पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब जब हम लोग आपके सामने बात रखते हैं तो उसमें एक बात सदन से कभी कभी बात आती है कि कोई भी नियुक्ति न्यायपालिका में लंबित नहीं है, लेकिन जो कि अभी हमको एक दिन पहले मैंने इन्हीं 69,000 विद्यार्थियों पर जब सवाल लगाया, लंबित नहीं है, लेकिन केवल न्यायालय का हवाला दे करके इन बच्चों को रोकने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो बात आपने इसके पहले कही थी, जो चुनाव के पहले आपने नौजवानों को विश्वास दिलाया था, जो आपने विज्ञापन जारी किया था, उनको मौका देने का काम करें। और इतना ही नहीं, अगर कोई कठिनाई सामने है तो इस पर सदन में चर्चा कराने की मैं भी मांग करता हूं और आदरणीय डॉक्टर संग्राम यादव जी के साथ में अपने आप को संबद्ध करता हूं। पूजा जी बोलिए। राकेश जी की भी सूचना इसमें दे। राकेश को पूजा महत्वपूर्ण विषय पे और उसी में उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक बोलिए उस पर। बेरोजगार नौजवानों पे लगे प्रश्न पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। माननीय अध्यक्ष जी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर भाई संग्राम जी अपनी बात रख चुके हैं, भाई संदीप सिंह जी भी रख चुके हैं। 69,000 की जो शिक्षकों की भर्ती है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इस पर इतना कहना चाहूंगा कि इसमें से 2249 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हाई कोर्ट के डबल बेंच से जिनके पक्ष में निर्णय हो चुका है। प्रश्न में इनके कमी थी, प्रश्न 60 पत्र बुकलेट ए का प्रश्न विवादित हो गया था, जिसमें एक अंक इनको जोड़ के हाई कोर्ट ने इनकी मेरिट बनाने का आदेश किया। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सर्वोच्च न्यायालय जाती है, वहां भी उनकी रिट खारिज कर दी जाती है कि इन अभ्यर्थियों को एक अंक देते हुए मेरिट बना के इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। लेकिन लगातार कई दिनों से ये लगभग हजारों की संख्या में ये अभ्यर्थी इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। कभी कभी बेसिक शिक्षा निदेशक जाके इनकी मीटिंग करते हैं, इनके साथ आश्वासन देते हैं ज्वाइनिंग कराने की, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं। अभी परसों इनकी मीटिंग पुलिस के माध्यम से बघेल जी जो शिक्षा सचिव हैं उनके साथ होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है इनके 2249 अभ्यर्थियों का। आखिर ये नौजवान छात्र छात्राएं जिनको 2 साल पहले 3 साल पहले नौकरी मिल जानी चाहिए थी, इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, इनका क्या दोष है? ये सुप्रीम हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, हाई कोर्ट से इनके पक्ष में आदेश हो जाता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, नौजवानों को नौकरी ना मिले, नौजवान उत्तर प्रदेश का बेरोजगार रहे, भूखमरी के कगार पे रहे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहे, दर दर भटकता रहे, उसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के हित को खारिज कर दिया जाता है। फिर भी इनको 2249 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? तो मैं इस सदन की समस्त कार्रवाइयों को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जी पूजा इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं आपको जल्दी बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, ये शिक्षक भर्ती का मामला जो है, इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि बाबा साहब के दिए गए संविधान द्वारा जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण है उस पर ये कुठाराघात किया गया था। मान्यवर, ये सरकार ओपन फॉर ऑल जनरल कैटेगरी को सवर्ण आरक्षण की तरह ट्रीट कर रही है। पीडीए के विरोध करने वाली ये सरकार इस भर्ती की प्रक्रिया में उसका चरित्र चाल चेहरा बेनकाब हो गया है। मान्यवर, बाबा साहब कहते थे हमेशा कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो वंचित लोगों को अवसर का मौका दें।
परंतु ये सरकार सरकारी नौकरियां तो वैसे ही खत्म कर रही है मान्यवर। आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, ये उसमें आरक्षण देंगे ही नहीं। आउटसोर्सिंग की तरफ से ये वैसे भी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी समाज में कुछ ऐसे घोर जातिवादी लोग हैं जो आरक्षण को भीख के रूप में कहते हैं। मान्यवर, आरक्षण कोई चैरिटी नहीं है, कोई भीख नहीं है। आरक्षण करोड़ों की आबादी वाले देश में वंचित लोगों को व्यक्तिगत नौकरी देने के लिए भी नहीं है। मान्यवर, आरक्षण का मतलब है वंचित जातियों के समूह को, लोगों को बस ये महसूस कराना, पिछड़े को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये महसूस कराना कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है। मान्यवर, आरक्षण ये इस बात का कि देश को चलाने में, देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में उनका भी हिस्सा है। आरक्षण बस इसलिए है मान्यवर, संविधान में जो हम सबको आरक्षण मिला हुआ है उस पे कुठाराघात कर रही है सरकार। मान्यवर, ओपी शुक्ला की सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लखनऊ बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि 3 माह के अंदर पूरी लिस्ट फिर से बनाई जाए। हाई कोर्ट ने ये भी माना था कि इस आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ है। कोर्ट ने कहा सरकार भर्ती लिस्ट में गुणवत्ता कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी का 27% आरक्षण और एससी का 21% आरक्षण के साथ 3 महीने के अंदर ये लिस्ट जारी करे। मान्यवर, अभी तक ये कोई लिस्ट नहीं जारी कर पाए हैं। ये कोर्ट में जाते ही नहीं है, रिट ही नहीं दाखिल, वापस से जवाब ही नहीं देते हैं। इन्होंने खुद, सरकार ने माना है अपने एफिडेविट में, जो 27/1/2021 को इन्होंने लगाया था मान्यवर, कि ओबीसी को जहां 27% का आरक्षण मिलना चाहिए वहां मात्र 3.80% ही आरक्षण मिला है, और जहां एससी को 21% का आरक्षण मिलना चाहिए वहां 16.62% का ही आरक्षण मिला है। मान्यवर, मैं आपसे इस बात की चर्चा की मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जवाब दें। हैं? माननीय वही दे जो माननीय मंत्री जी मैंने बोला। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपने प्रश्न उठाए, उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया, जिसको 2018 में प्रारंभ किया गया था, इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी में 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति में 14,549 और अनुसूचित जनजाति में 1,354 लोगों को चयनित किया गया था। और इस भर्ती प्रक्रिया को 69,000 जो भर्ती प्रक्रिया थी, इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस प्रक्रिया को कोर्ट में लेकर के गया और सहायक अध्यापक प्रक्रिया भर्ती जब कोर्ट में चली तो सरकार के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया था, उन सारी चीजों पे पुनः सारी चीजों का परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के बाद पाया गया कि जो भी आरक्षण लागू किया गया था वो आरक्षण सही तरह से लागू नहीं था। और उसके पश्चात सरकार के द्वारा 5 जनवरी 2022 को जो माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्देश आया था, उसके अनुपालन हम सब लोगों ने करते हुए 6800 एक नवीन आरक्षित एवं विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में आपको जानकारी देनी है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के संबंध में योचित याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में दिनांक 13/3/2023 को पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्नवत है। Since it has been directed that the selected list dated 1/6/2020 to be revised in the view of observation made in this judgment, the select list of 6,800 dated 5/1/2022 stands quashed. Reservation should not be in any circumstances more than 50% of the total seats.
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13156/2020 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गई है, जिसमें माननीय अध्यक्ष जी इसी प्रकरण में आने वाली जो 22 तारीख है, इस 22 तारीख को भी एक तिथि निर्धारित की गई है माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए। हमारा प्रयास है कि हम सब इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितताएं हुई थी, उन सारी अनियमितताओं को हम सब लोग पूर्ण करते हुए और सभी जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको लाभ मिलना है और जो सीट्स को डिजर्व करते हैं, उन सीट्स को हम उन सारे अभ्यर्थियों तक दे सकें। लेकिन ये प्रक्रिया न्यायालय में है। हमारी जो 6800 की लिस्ट भी आई थी, उसको भी न्यायालय के अंतर्गत चैलेंज किया गया और उस 6800 की लिस्ट को न्यायालय द्वारा क्वैश किया गया है। अब न्यायालय ने हमको रिवाइज करने के लिए पूरी लिस्ट को, पूरी भर्ती प्रक्रिया की सूची को रिवाइज करने के लिए न्यायालय के निर्देश हुए थे, लेकिन उसके पालन के लिए भी सभी लोग न्यायालय में गए हुए हैं। कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है और जब तक कोर्ट से माननीय न्यायालय से कोई दिशा निर्देश हम सब लोगों को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक माननीय अध्यक्ष जी संभव नहीं है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय लिया जाए। ये भर्ती प्रक्रिया अब कोई शासन के निर्णय के ऊपर केवल निर्भर नहीं है, इसमें माननीय न्यायालय का भी जो निर्णय होगा उसके ऊपर हम सब लोग कार्य कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि आप लिस्ट रिवाइज करें और उस रिवाइज लिस्ट में जो अनियमितता है उसको दुरुस्त करें। तो मान्यवर यहाँ कहाँ न्यायालय रोक लगाए है? और सुप्रीम कोर्ट में तो शासन ये गया है कि हमें एक्स्ट्रा 6800 की नियुक्ति करने का आदेश दें, लेकिन जो रिवाइज करके और जो अनियमितता है, जो घोटाला है, उसको समाप्त करने का निर्देश शासन को है। इसमें कहीं भी न्यायालय बाधा नहीं है। अगर उस घोटाले को दूर करके जो तत्कालीन समय में हुआ था, अगर नई लिस्ट नियमों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश पिछड़ी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण अधिनियम 1994 है, जिसको आदरणीय इसी सदन ने पास किया था माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में। उस आरक्षण अधिनियम का अगर पालन करने में कहीं से भी न्यायालय का रोक नहीं है, अगर उसको रिवाइज करते हुए उसका पालन कर लें तो मैं समझता हूं मान्यवर, इससे पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जात के लोगों का हित संभव हो पाएगा और उनके साथ न्याय हो पाएगा, ऐसा मैं निवेदन है। इसलिए मान्यवर आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा दें, जिससे एक बिंदु इसको आप ग्राह्य कर लें और आगे चाहे अगले सत्र में चर्चा करा दें, जिससे इसमें समूल रूप से विचार करके और उन लोगों के साथ, उन वर्गों के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जा सके। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, जी माननीय वर्मा जी ने जो बात कही है मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जात का और बैकवर्ड का जो आरक्षण संविधान सम्मत है उसको 100% दिया जाए। उसमें किसी प्रकार की कोई हिलावाला नहीं मान्यवर। लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है मामला, इसलिए उसको आप घुमा के कह रहे हो। अगर सब जुडिस मामला न होता मान्यवर, तो माननीय जो भी जो न्याय संगत, संविधान संगत सम्मत जो निर्णय था वो हम उसको तुरंत लागू कर देते। लेकिन सब जुडिस है मामला, है सब जुडिस है मामला। अभी आप केस नंबर को आप एक मिनट सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, आप स्वयं देखवा लें। आप फाइल अभी आपने पढ़ा कि अभी 13156 आप फाइल मंगा के देखिए, नंबर 13156 डेट नंबर बताया। एक मिनट सुन ले मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला तो मैं बता दूं, मेरा सिर्फ इतने कहना है कि चूंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए मान्यवर उसको इस समय निर्णय लेना नहीं होगा। मैं ये कह रहा, हम आरक्षण देखिए, जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, चाहे लोक सेवा आयोग की हुई, चाहे बाकी हुई, उसमें सबका आरक्षण का पालन किया गया। उसमें किसी
किसी प्रकार का कोई आरक्षण का अवहेलना नहीं है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं, आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान सम्मत है उसको देने में कोई हीला हवाला नहीं है। 27% में भी नहीं है, 21 और 2 में भी नहीं है। मान्यवर, 2 प्रकरण है। एक तो माननीय 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो गई, उसमें अनियमितता पाई गई, सरकार ने भी माना अनियमितता है, और 6,000 पिछड़े वर्ग आयोग ने तो माना कि 18,000 की अनियमितता है, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने माना 6,800 की अनियमितता है। उसको एक्स्ट्रा जब भर्ती करने के लिए अधिसूचना 5 जनवरी 2022 को निकाला गया, 69,000 की भर्ती की अतिरिक्त, तो उस पे न्यायालय ने उसको क्वेश कर दिया। स्टेट हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो अनियमितता हुई है उसको रिवाइज करके 69,000 में इसको समावेश करें। तो मान्यवर, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 6800 एक्स्ट्रा भर्ती करने के लिए जब सरकार ने उसको हाई कोर्ट ने क्वेश किया तो सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट में गई कि हमें जो है उस 6800 को भर्ती करने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन 69,000 भर्ती में उसको ठीक करने में किसी तरह का किसी कोर्ट से स्टे नहीं है। अगर आप रिवाइज कर लें तो कहीं से स्टे नहीं है, ये मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री बताइए। का जो विषय है वो आरक्षण न दुरुस्त होने का विषय है और बिल्कुल सही है, उसको ठीक करना चाहिए, कहीं कोई स्टे नहीं है। मेरा जो विषय है उसी 69,000 में प्रश्न पुस्तिका में बुकलेट 60 प्रश्न 60 बुकलेट ए पर प्रश्न गलत था, जिसका उत्तर भी गलत गया। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें 1 अंक अभ्यर्थियों को देते हुए मेरिट बना लिया जाए और 2249 लोगों को समायोजित कर दिया जाए, नौकरी दे दिया जाए। सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, बस थोड़ा सा इसको देख ले, मेरा प्रश्न देख ले कि ये प्रश्न गलती था, जोड़ दिया था, प्रश्न गलत था, और हाई कोर्ट ने कहा कि इसको अभ्यर्थियों को 2249 को 1 अंक दे के इनको उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, सर्वोच्च न्यायालय जाती है, वहां सरकार की रिट खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि इन 2249 लोगों को 1 अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। कहीं कोई ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना किसी अदालत में, कहीं कोई रिट, ना हाई कोर्ट, ना किसी अदालत में कहीं कोई रिट पेंडिंग नहीं है, और रोज इनको आश्वासन दिया जाता है। और इसमें मैं रिट संख्या बता देता हूं, 343/2021 में हाई कोर्ट आदेश करता है कि इनको 1 अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। तो उसके बाद 9046/2022 में सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि इनको 1 अंक देते हुए इनकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। उसको सर्वोच्च न्यायालय से भी इनके पक्ष में आदेश हो जाता है। अब कहीं कोई रिट नहीं पेंडिंग है, और पिछले कई दिनों से हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं इसी लखनऊ पर धरने पर बैठे हैं, और आप देखिए सभी पेपर पेपरों में आपने पूरी बात कह दी। माननीय मंत्री जी देखिए रोज छला है, पूरी बात बता दी। मान्यवर, ऐसा है, आपने पूरी बात जी, मामला तो सब जुडिस है मामला। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लिए, पूरी बात सुन लीजिए। हमने जब हम बीच बोले नहीं, आप बोल रहे थे। मामला सब जुडिस है मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसमें कई लोग पार्टी है मान्यवर। मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि हम इस पे एडवोकेट जनरल से राय ले लें, ठीक है, इस जंक्शन पे, कि इस जंक्शन पे हमको क्या करना चाहिए। एडवोकेट जनरल से राय लेने के बाद ही मैं माने आपको अवगत भी करा दें। ठीक है, माने जो कुछ भी होगा एज पर लॉ एडवोकेट जनरल की राय के बाद ही होगा। नहीं, वो तो ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ जल्दी ले लेंगे। अब मैं जल्दी सरकार से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, समय मैं नहीं बांध सकता। अब ये कह दें कि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि एडवोकेट जनरल से राय ले लेंगे, स्वाभाविक है यदि कोई लॉ से संबंधित कोई इश्यूज होते हैं तो फिर एजी से राय लेना उसका हो जाता है आवश्यक। मैंने माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, माननीय संग्राम सिंह जी को सुना, पूजा जी को सुना, राकेश जी को सुना, और माननीय मंत्री जी को सुना। ये नियम 56 के अंतर्गत नहीं आती, इसको ग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री राजपाल सिंह बाल्यान, वो है ही नहीं। माननीय राजपाल बाल्यान जी को सुना, प्रसन्न कुमार जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, नियम 56 में नहीं है, इसको पक्ष हुआ। श्री रविदास मल्होत्रा, अब रविदास आपसे अपने पढ़ लेंगे। रविदास खड़े हो गए, रविदास के सामने रविदास बोलिए, गंभीर विषय देखिए आपको
हाँ, देखा, आपने रविदास ने देखा बैठ के। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवान बहुत हताश हो गया है। 25-25 साल पढ़ने के बाद भी जिन लोगों को नौकरी लग रही है उनको नौकरी निकालने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियत नहीं है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करे। इसके अलावा सने सने जो लोग नौकरी में लगे हुए हैं उनको निकालने का काम हो रहा है। मान्यवर, अभी यहाँ उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, वहां पर जो कई वर्षों से शिक्षक काम कर रहे थे पदों पर, उनको संविदा के आधार पर रखा गया था। उन सभी पुलिस कर्मियों को वहां से नौकरी से उनका नवीकरण नहीं किया गया है। अभी सरकार ने 20 अप्रैल 2023 को एक आदेश कर दिया। उस आदेश में कहा है कि जो पुरुष कर्मी काम कर रहे हैं उनका नवीनीकरण रोक दिया जाए। जो मान्यवर महिला कर्मी हैं उनका नवीनीकरण हो गया है, लेकिन जो पुरुष कर्मी हैं उनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। मान्यवर, जब हम लोगों की सरकार थी उस समय 29 जुलाई 2013 को यह आदेश किया गया था कि नवीन नियुक्तियों में केवल महिला अभ्यर्थियों की जाएगी, लेकिन पूर्व में कार्यरत जो पुरुष वर्ग के शैक्षणिक कर्मी हैं उनको यथावत कार्यरत रखा जाएगा। लेकिन इस सरकार ने अभी 20 अप्रैल को यह आदेश कर दिया और पुलिस कर्मियों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जिसके कारण से मान्यवर पुरुष वर्ग के कर्मियों में बहुत रोष व्याप्त है और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके परिवार भुखमरी की कगार पहुंच गए हैं। मान्यवर, आपसे ये अनुरोध है कि ऐसे पूरे प्रदेश भर के अंदर बहुत सारे पुरुष कर्मी हैं जिनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। सरकार एक तरफ स्कूलों में शिक्षा के लिए टीचर्स नहीं है, छात्र चाहते हैं कि उनको पढ़ाया जाए और पद भी खाली है और उनकी भर्ती नहीं हो रही है, और जो शिक्षक भर्ती पर लगे हुए थे उनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, उनको निकालने का काम हो रहा है। तुम्हारा आज समय नहीं है, लेकिन आपसे यह अनुरोध है कि आज आप तय कर दें और अगला सत्र जब बुलाया जाए तब इस पर 2 घंटे की चर्चा करा करके जो पुरुष कर्मियों का नवीनीकरण नहीं हो रहा है उनका नवीनीकरण करने का काम हो। और ये जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है ये समाज के लिए बहुत गंभीर स्थिति है, इसलिए आपसे अनुरोध है, ये लोक महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और जो ये महंगाई है, महंगाई भी इसी कारण से है, इसी कारण गरीबी है कि लोग बेरोजगार हैं। अगर लोगों को रोजगार मिल जाए तो ना गरीबी रहेगी ना महंगाई का असर पड़ेगा। सबसे गंभीर समस्या जो है वो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की है और नौजवान 25-25 साल पढ़ने के बाद भी भटक रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है। बिजली का बिल महंगा तो इस और बेरोजगारी न होने के कारण से तमाम और समस्याएं हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस पर एक जो है चर्चा कर दी जाए। आज समय नहीं भी है तो 2 घंटे की चर्चा अगली बार कर दी जाए। और फिरोजाबाद में भी साहब इसी तरह की आज समय नहीं है, नहीं उसमें नहीं हो पाएगी, हो गया वो उसकी तैयारी से मैंने माननीय रवि जी को सुना, रविदास मल्होत्रा जी सुना, इन्होंने ये सुझाव दिया है कि अगला जब सत्र होगा तो फिर ये नोटिस देंगे तो फिर उसके ऊपर सुनवाई, यही कहा ना बहनों की तरह पुरुषों का भी नवीनीकरण कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, हमने कहा कि चूंकि आज जो है इसीलिए तो यही तो मैं कह रहा हूँ, समय हो गया, यही मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा आज समय हो गया, अगली बार फिर आप नोटिस देंगे। जब सत्र शुरू हो सत्र के प्रथम दिन इसके ऊपर ये बहुत गंभीर मान्यवर विषय है, बेरोजगारी का, नौजवान परेशान है। आप तो बड़े पुराने सदस्य हो, अगले सत्र का अभी के कैसे तय कर देंगे? अभी का अगले सत्र का एजेंडा भी तय कर दें, अगले सत्र का एजेंडा अभी तय कर दें। नहीं, आप तय कर दीजिए, चर्चा करेंगे हम जब। अरे आप नोटिस देंगे तो फिर देखेंगे, नहीं इसका जवाब आ जाए। अरे उनको नहीं चाहिए, आपको चाहिए, वो कह रहे हैं अगले सत्र में बात करेंगे। जवाब तो दे दीजिए, जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लीजिएगा। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? बताइए।
और अगर अभी चर्चा स्वीकार नहीं है, अभी तो ग्राह्यता में सुन रहे हैं। नहीं, चर्चा तो हो ही नहीं रही सर, वो ग्राह्यता में सुन रहे हैं। अरे ग्राह्यता तुम अतुल जानबूझ के तो इनको वो करते हो तुम रविदास जी, आप जरा बाद में बात कर लेना उससे। हाँ चलिए, माननीय मंत्री जी कुछ आपको कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में अपवंचित वर्ग की बालिकाओं, आउट ऑफ स्कूल नेवर एनरोल्ड बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एक केंद्र पूर्णोदित योजना है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही योजना संचालित की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्मिकों के चयन के संबंध में निर्गत पत्र दिनांक 29 जुलाई 2013 द्वारा तत्सम भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्देश निर्गत किए गए थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय है, अतः बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिगत संयुक्त सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा के साक्षरता विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या 2-18-IS-1-IS-15 दिनांक 15 अक्टूबर 2022 के साथ संलग्न फ्रेमवर्क में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में केवल महिला कार्मिकों को रखे जाने के निर्देश दिए गए थे और इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा दिनांक 20/4/2023 में पत्र जारी किया गया और जो भारत सरकार, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत सरकार द्वारा संचालित सभी विद्यालय हैं और इसमें भारत सरकार का जो भी इसमें गाइडलाइंस आती है, जो भी निर्देश होते हैं, उन सारी चीजों का पालन किया जाता है और हमारी बालिकाओं के जो में पढ़ती हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये निर्देश दिए गए कि केवल महिला वहाँ पे जो भी स्टाफ है, सभी शिक्षक हैं, सभी महिलाएं रहे। इस आदेश का पालन किया गया है और सुरक्षा के देखते हुए हम सब लोगों ने इस जो कदम है उसको उठाया गया है। मैंने माननीय श्री रविदास मल्होत्रा जी को सुना। माननीय नहीं, वो भारत सरकार की गाइडलाइन है जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से संबंधित जो है वो 2013 में ही आई थी।